हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। दोस्तों स्वागत है आपका एसएससी अड्डा और अड्डा 247 पे। चलिएगा इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस बेहतरीन सेशन में हम लोग के पास क्या है भाई, एसएससी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच। मतलब भैया आज एक दो दिन पहले ही ये बैच आपके सामने आया है और एक दो दिन पहले स्टार्ट हुआ है। बेहतरीन बैच है और इस बैच के साथ जुड़िए और थोड़ा भैया आनंद लीजिए। और एक बात और याद रखिए कि ये बैच जो है आपको मेरे कोड के थ्रू बहुत ही भारी छूट पे मिल रहा है, उसका आनंद उठाइए। दूसरी बात, IBACIO का बैच 4 फरवरी को शुरू हो गया है, ठीक है ना। मात्र 15 से 20 दिन में आपको वो सब कुछ कवर करके मिल जाएगा जो है आपके लिए आईबी का एग्जाम निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है। और इसके अलावा आईबी का टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, IB SSC CGL का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो इन दोनों ही चीजों को आप क्या कर सकते हैं, मेरे रेफरल कोड Y182 के जरिए आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो शुरू किया जाए आज का सफर। बेहतरीन क्वेश्चन। आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, उतना ही समय लूंगा और जितने में आपको ग्रेविटी युक्त, मतलब जिसको कहते हैं ना सार गर्भित इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, कुछ ऐसा किया जाएगा। चलो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमारे सामने क्या रहेगा, कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन दोस्त आपके स्क्रीन पे ये रहा। वैज्ञानिक समाज की स्थापना, द साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? विल्टन कंपनी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सर सैयद अहमद खान ने, इनमें से कोई नहीं। बहुत मजेदार, बताइएगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आज मात्र 20 क्वेश्चन हैं, 20 मिनट पढ़ा जाएगा, लेकिन बेहतरीन पढ़ा जाएगा, अच्छा पढ़ा जाएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वो है आपके श्री सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ठीक है ना। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भी आता है तो गोद हड़प की नीति, इनाम कमीशन, ये सब जरूर याद रखा करो। इनाम कमीशन इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था। और आपसे पूछ सकता है कि इनाम कमीशन क्या था? एक्चुअली इनाम एक अंग्रेज का नाम था, ठीक है ना। और इसने इनाम के नाम पे एक कमीशन बनाया था, उसका हेड इनाम था, सर जॉन इनाम। और इसका काम यह था ये देखना कि जो जमीन किसी भी के नाम नहीं है भारत में, उस जमीन को खोजो, पता करो और उसको ब्रिटिश हुकूमत के नाम कर दो। यह काम था इनाम कमीशन का, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, किस वायसराय काल में सफेद व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, व्हाइट म्यूटिनी हुआ था? बताइएगा किस वायसराय के काल में सफेद विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। सफेद विद्रोह किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हार्डिंग? देखो दोस्त इसका सही आंसर है आपके सी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक और नाम से बुलाया था जिसका नाम था भारत का उद्धारक, ठीक है ना। जिसको हम क्या कहते हैं, भारत का उद्धारक। भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को बुलाया था। लॉर्ड कर्जन का एक नाम और जान लो, इसको दोस्तों दूसरा औरंगजेब कहा जाता है। इसको गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दूसरा औरंगजेब कहा था। किसको? लॉर्ड कर्जन को। और इस लॉर्ड मिंटो के समय दोस्तों आपको याद होगा कि दिल्ली दरबार वगैरह का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। इससे रिलेटेड क्या है, 1909 में सर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या सुधार, इससे एक पॉइंट ये याद रखो, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग के समय आपका क्या हुआ था, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन और बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? किसने कहा था कि एक वेलेंटाइन सिरोल नाम के व्यक्ति थे, इसी में होंगे, सी ऑप्शन। इन्होंने अपनी किताब में बाल गंगाधर तिलक जी को क्या कहा था? भारतीय असंतोष का जनक। और अब यहीं पे एक बात और बता दूं कि मैं आपको यहां एक और क्या बात बताना चाह रहा हूं कि बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी नामक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, मराठा नामक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी है, गीता रहस्य, गीता रहस्य नामक बहुत इंपॉर्टेंट किताब इन्होंने लिखी है। उसके अलावा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि जो आर्य लोग आए थे वो कहां से आए थे? आर्य केम फ्रॉम आर्कटिक, आर्कटिक से आए थे, ऐसा बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि अपने आर्कटिक होम थियरी नाम की किताब में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, ठीक है ना। आर्य केम फ्रॉम आर्कटिक, इट इज सेड बाय बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुभाष चंद्र बोस के पूर्व आईएनए का कमांडर कौन था? सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग, इनको हिटलर ने नेताजी के नाम से भी बुलाया था। इसी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में, आप आंसर दीजिए, मैं तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता रहता हूं, ठीक है ना, आप आंसर दीजिए। 1939 में दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की, सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इसका राइट आंसर है दोस्त बी, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में, अच्छा एक बात आपको याद करें, मेजर फुजीहारा और सूरजमल को दोस्तों क्या कहा जाता है? फुजीहारा और सूरजमल को, इन दोनों लोगों को दोस्तों कहा जाता है कि जो आजाद हिंद फौज बनी थी, सबसे पहले यह विचार इनके मन में आया था। फिर उस विचार को इन लोगों ने कैप्टन मोहन सिंह को बताया और मोहन सिंह से वो विचार पहुंचा था सुभाष बाबू के पास, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस है, हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है कैप्टन मोहन सिंह से। बचपन से बताया गया कि कैप्टन मोहन सिंह को मानसिक पिता कहा जाता है, लेकिन दोस्त जब आप पब्लिक सर्विस कमीशन के लेवल पे जाओगे तो आपको फुजीहारा का भी नाम मिलेगा, जिन्होंने सबसे पहली बार युद्धबंदियों को, भारतीय युद्धबंदियों को जोड़ करके कैप्टन मोहन सिंह से कहा था कि हम एक फौज बना सकते हैं, और उसको मूर्त रूप दिया था कैप्टन मोहन सिंह ने। और बाद में फिर सुभाष बाबू जी ने तो उसे इतना फेमस किया कि हम भारतीयों को आजादी तक नसीब हो गई। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वालों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? बताइएगा। देखो, हड़प्पा सभ्यता वालों को किसका ज्ञान नहीं था? तो भैया याद रखना, हड़प्पा सभ्यता वालों को मेहराब, ये जो बड़े बड़े मेहराब बनाए जाते हैं, उनका ज्ञान नहीं था। कुआं वगैरह था, खंभे थे, नालियां थी। भाई ड्रेनेज सिस्टम तो हड़प्पा सभ्यता का बहुत अच्छा था ना। तो हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों एक और पूछता है, हड़प्पा सभ्यता वालों को लोहा का भी ज्ञान नहीं था, ये पॉइंट भी याद रखना। हड़प्पा सभ्यता वालों को शेर का भी ज्ञान नहीं था, ये बात भी याद रखना। तो ये भी दो क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि लोहा की खोज तो आर्य लोगों ने की थी, आपको आसानी से पता होगा, ठीक है ना भैया। शेयर नाम की भी कोई चीज होती है, लाइक नाम का भी कोई चीज होता है, तो शेयर और लाइक करो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी, कैसे हुई थी? कुणाल में, राखीगढ़ी में, दैमाबाद में या बनावाली में? अच्छा, हड़प्पा काल में स्टेडियम हमें कहां से मिला था? हड़प्पा काल में स्टेडियम की प्राप्ति कहां से हुई थी? हड़प्पा काल में जरा बताना, सभा भवन की प्राप्ति कहां से हुई थी? सभा भवन की प्राप्ति कहां से हुई थी? स्टेडियम की प्राप्ति कहां से हुई थी? ये दो भी बताइए। साथ ही साथ हड़प्पा काल में ये बताओ जरा, एच टाइप कब्रिस्तान की प्राप्ति कहां से हुई थी? साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताइएगा, मनुष्य के साथ घोड़े का कंकाल, यस चलिए ये बताइए, घोड़े का कंकाल कहां से प्राप्त हुआ था? घोड़े का कंकाल कहां से? सर घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ था सुरकोतदा नामक जगह से, ठीक है ना। घोड़े का कंकाल सुरकोतदा नामक जगह से। एच टाइप प्राप्त हुआ था सर हड़प्पा से, जो कि एक कब्रिस्तान था। सर स्टेडियम की बात करें तो आपके कहां से प्राप्त हुआ था? गुजरात में, वो क्या नाम था यार गुजरात का, जो धौलावीरा, ठीक है ना, गुजरात के धौलावीरा से। अब देखो यहां पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूं नाम में, ठीक है, यहां पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। खैर, सभा भवन कहां से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। कभी कभी कुछ चीजें होती है ना, आदमी पढ़ाता रहता है, अचानक दिमाग में, मन में रहता है, लेकिन जबान पे नहीं आ पाता है, ठीक है ना, तो वो। और सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? बी ऑप्शन, राखीगढ़ी, ठीक है ना। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी राखीगढ़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया कौन बना था? दोस्तों याद रखना, भगवान महावीर के मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मा एकमात्र उनका जीवित शिष्य था, ठीक है ना। इस जो जैन धर्म था वो दो भाग में टूटा है, एक भद्रबाहु के शिष्य हो गए, एक स्थूल भद्र के। कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भद्रबाहु को फॉलो किए जैन धर्म में उन्हें क्या कहा गया, और जो स्थूल भद्र को फॉलो किए उन्हें क्या कहा गया? जरा बताइएगा दोस्तों, क्या कहा गया भद्रबाहु के शिष्यों को और क्या कहा गया स्थूल भद्र के शिष्य को? तो बड़ा आसान सा आंसर है भैया, भद्रबाहु के शिष्य जो कहलाए वो कहलाए दिगंबर, ठीक है ना। भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा गया? तो सर दिगंबर कहा गया, ठीक है। और दोस्त स्थूल भद्र के शिष्यों को क्या कहा गया? तो सर श्वेतांबर कहा गया, जो मगध में ही रुक गए थे, और दिगंबर लोग तो आपके स्वर्ण बेल गोला तक चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को किसके गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है? तो भैया जो राजगृह के राजकीय चिकित्सक थे जीवक, उन्हें किस गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों उनका नाम था, आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, सलावती। लेकिन कई लोग टिक करके आ जाएंगे आम्रपाली, क्योंकि ये नाम उन्होंने सीरियल धारावाहिक के जरिए कई जगह सुना है, तो उनके दिमाग में आएगा अरे वाह लल्लन टॉप काम हो गया, सही है सलावती। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है? सलावती सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पहली बात तो यह उठेगी सर वर्ण व्यवस्था का जिक्र हमें कहां मिलता है? तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था का जिक्र हमें मिलता है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के भी दोस्त किस में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10th मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। यही नहीं, वर्णाश्रम का जिक्र भी हमें वहीं पे मिलता है। वर्णाश्रम 0 से लेकर 100 वर्ष की आयु तक माना गया है। ठीक है ना, 0 से 100 वर्ष की आयु, जिसमें 0 से 25 आपके ब्रह्मचर्य, 25 से 50 आपके गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 आपके वानप्रस्थ आश्रम और आपके 75 से 100 क्या चीज माना जाता है दोस्त? 75 से 100 संन्यास आश्रम। और अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित हैं। और ये सब हम लोगों को किसने बताया? तो ऋग्वेद को गाने वाले व्यक्ति होत्र ने बताया। होत्र नामक व्यक्ति ने यह सब बताया है कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है आम जनता को। और दोस्तों वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है हमें खारवेल नरेश जो था, ये वर्ण व्यवस्था का संरक्षक हुआ करता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दीवान ए मुस्तक राज किसने स्थापित किया था? दीवान ए मुस्तक राज भैया एकदम आसान है मेरे भाई, डी ऑप्शन, इसने दीवान ए मुस्तक राज स्थापित किया था। यही नहीं दोस्तों, इसने एक मार्केट भी बनाया था जिसे कहा गया था सहना ए मंडी। एक्चुअली जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अपने मार्केट रिफॉर्म के लिए बहुत फेमस था, बाजार नियंत्रण के लिए बहुत फेमस था। इसने बाजार नियंत्रण करने के लिए ही कृषि विभाग, सहना ए मंडी, दीवान ए मुस्तक राज, आमीर ए कोही, इन सब की स्थापना की। और दोस्तों इसने 2 नए कर भी लेना शुरू किया। एक कर का नाम रखा था गढ़ी कर और एक कर का नाम रखा था चराई कर। गढ़ी और चराई नाम के 2 कर इसी ने स्टार्ट किए थे। ठीक है ना, गढ़ी और चराई नाम के 2 कर किसने स्टार्ट किए थे? इसी ने स्टार्ट किए थे। यही नहीं दोस्त, भूमि को मापन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत व्यवस्था की भी शुरुआत की थी, फॉर लैंड मेजरमेंट, भू मापन के लिए लैंड मेजरमेंट। और एक विश्वा प्रथा भी इसी ने शुरू की थी। ठीक है ना, विश्वा प्रथा भी इसी ने शुरू की हुई थी। तो याद रहेगा आपको कि विश्वा प्रथा किसने शुरू की और यह किसने शुरू किया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार अबुल फजल का कत्ल किया था किसने? भैया अबुल फजल, जिन्होंने बहुत फेमस किताब लिखी। इनकी सबसे फेमस किताब कौन है? अकबर नामा। और आपको बता दे द लास्ट पार्ट ऑफ अकबर नामा नोन एज आईने अकबरी। कई बार लोग सोचते हैं आईने अकबरी कौन लिखा है, तो भैया आईने अकबरी अकबर नामा के ही लास्ट हिस्से को कहा जाता है। ठीक है ना, आखिरी हिस्से को कहा जाता है आईने अकबरी। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और अबुल फजल की हत्या दोस्तों किसने की थी? वीर बीर सिंह देव बुंदेला ने। इससे अकबर बड़ा दुखी हो गया था। ठीक है ना, इससे अकबर बड़ा दुखी हुआ था। हेमू के बारे में जान लो दोस्त, हेमू 14वां विक्रमादित्य है, 14वां या फिर आप कह लीजिए अंतिम विक्रमादित्य। ठीक है ना, ये कई बार पूछता है कि अंतिम विक्रमादित्य कौन था? हेमू। ठीक है ना, और पहला विक्रमादित्य कौन था? तो चंद्रगुप्त जो हुआ करता था, गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हुआ करता था दोस्त, वो हुआ करता था प्रथम विक्रमादित्य। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम विक्रमादित्य। नेक्स्ट आपके ऑप्शंस जो आपके सामने आएंगे क्वेश्चन, ये ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन होती है, बताइएगा ओंकारेश्वर जल विद्युत। अब ये ऐसा क्वेश्चन है स्टैटिक पोर्शन का कि बड़े से बड़े ढेर हो गए होंगे, अब क्या करें, अब कैसे करें, किस तरीके से करें? तो भैया बताओ ओंकारेश्वर दोस्त जिसकी क्षमता है 320 मेगावाट। आज के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। ठीक है ना, ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था। आपको पता है कि आपके जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराया गया था। कभी कभी ग्रुप डी के एग्जाम में ऐसे पूछ देता है, या एसएससी के भी, कि उन बम का नाम क्या था। याद रखना, बम का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है ना, और दूसरे बम का नाम था फैट मैन। ये जो लिटिल बॉय बम था दोस्त, ये लिटिल कारपोलर के नाम पे था, और उस समय विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, वो नाटा कद का मोटा आदमी था, उसके नाम पे ये था फैट मैन। तो लिटिल कारपोलर के नाम पे एक बम का नाम रखा गया था, और एक विंस्टन चर्चिल के नाम पे बम का नाम रखा गया था। एक 6 अगस्त को गिराया गया था, एक 9 अगस्त को गिराया गया था, और इस क्वेश्चन का आंसर सही है, 6 अगस्त 1945 को यह गिराया गया था, और 9 अगस्त 1945 को फैट मैन गिराया गया था। कहां गिराया गया था? तो एक सर हिरोशिमा पे गिराया गया था, और एक सर जापान के नागासाकी में गिराया गया था। कहां गिराया गया था? तो एक जापान के नागासाकी में गिराया गया था। क्लियर है? याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? बताइएगा, कौन था जिसने सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि को स्वीकार किया था? मेरे भाई, मेरे दोस्त, याद रखना, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो शासक थे वो हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे, ठीक है ना। हैदराबाद, जहां के आपके गोलकुंडा की खाने बहुत फेमस हैं, उसी गोलकुंडा की खानों से हम लोगों ने सर्वप्रथम कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इसी वजह से आंध्र प्रदेश को कई बार हम लोग कोहिनूर राज्य भी कह देते हैं, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछे कि कोहिनूर राज्य किसे कहते हैं, तो याद रखना मेरे भाई, कोहिनूर राज्य हम लोग कहते हैं आंध्र प्रदेश को। अंडों की टोकरी, एशिया के अंडों की टोकरी हम किसे कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को कहते हैं। सलारगंज संग्रहालय कहां है? तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, आपके पुलिकेट लेक वगैरह, श्रीहरिकोटा वगैरह, सब कहां पड़ते हैं? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, किसके कारण? भारत को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल कंट्री। किस वजह से? मेनली ऑन अकाउंट ऑफ इट्स, किसकी वजह से हम कहते हैं ट्रॉपिकल कंट्री? तो सर हम ट्रॉपिकल कंट्री इसको कहते हैं किस वजह से? ट्रॉपिकल कंट्री हम कहते हैं ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट की वजह से, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? मतलब व्यस्त से यहां तात्पर्य है वहां पे व्यापारिक गतिविधियां अन्य समुद्री रास्तों की अपेक्षा ज्यादा होती हैं, ठीक है। व्यापारिक गतिविधियां अन्य समुद्री रास्तों की अपेक्षा ज्यादा होती हैं, तो वो आपको बताना है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है। तो सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो मेरे भाई सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है आपका बी ऑप्शन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, उत्तरी अटलांटिक ओशियन। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि वह कौन सा महासागर है जिसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर से मैच करता है? जिसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर से मैच करता है दोस्त, वो कोई और नहीं, आपका अटलांटिक ही है ना, ठीक है ना। अटलांटिक महासागर जो है मेरे भाई, वो अंग्रेजी के एस अक्षर से ही मैच करता है, ठीक है। अटलांटिक महासागर याद रहेगा सभी को, कोई भूलेगा तो नहीं ना। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? ये पश्चिमी घाट है भाई। पश्चिमी घाट को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं। और वेस्टर्न घाट है क्या? पश्चिमी घाट है क्या? तो भैया जो पश्चिमी घाट है ना, वो बेसिकली एक क्या है? पर्वत का कगार है, पठारों का कगार, ठीक है ना। पठारों का कगार है पश्चिमी घाट। एक क्वेश्चन पूछेगा, पश्चिमी घाट जहां जुड़ता है आपके पूर्वी घाट से, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट ज्वाइन टुगेदर एट नीलगिरी। अब इसी में रिलेटेड क्वेश्चन होता जाएगा, नीलगिरी की हाईएस्ट चोटी का नाम क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हम किसे कहते हैं? तो सर हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी कौन सी है? डोडा बेटा, ठीक है। डोडा बेटा या फिर दोदा बेटा, ठीक है। डोडा बेटा यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे हाईएस्ट चोटी है, डोडा बेटा, ठीक है ना। पहली कौन है सर? सर पहली तो अन्नैमुडी है, जो कि किस पहाड़ी पे पड़ती है अन्नैमुडी? तो सर अन्नामलाई नाम की पहाड़ी पे पड़ती है। तो साउथ की जब आपसे पूछता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ देता है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपवर्तन जो उत्तरदायी है? ठीक है ना, कौन सा अपवर्तन? स्प्लैश, सीट, रीली या गुली? रील या गुली? भैया ये गुली अपवर्तन जो है ना, ये चंबल घाटी के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना। अब रीफ से बना हुआ महाद्वीप कौन है? जैसे कोरल रीफ से तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है,
मूंगों से बना हुआ, तो गुली अपर्दन के कारण आपकी चंबल घाटी बनी है। नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? ठीक है ना। अच्छा, ब्यास, रावी, झेलम, सतलज, इनका प्राचीन नाम बता सकते हो? जैसे एक एग्जांपल, ब्यास का प्राचीन नाम है बिपाशा, ठीक है ना। सतलज का प्राचीन नाम है सतुद्री, सतुद्री। झेलम का प्राचीन नाम क्या है बताइएगा भैया? झेलम का प्राचीन नाम है बितस्ता। आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और दोस्तों, रावी का प्राचीन नाम क्या है? रावी का प्राचीन नाम है परुषणी, ठीक है। ये वैदिक काल में, प्राचीन इतिहास में ये नदियों के पुराने नाम हैं, ठीक है ना। अब बताओ, तुलबुल परियोजना, भैया तुलबुल परियोजना स्थित है आपके झेलम नदी के ऊपर, ठीक है ना। झेलम से एक क्वेश्चन जियोग्राफी से और बड़ा शानदार पूछता है, आपसे ऐसे पूछेगा, वह नदी जो भारत एवं पाकिस्तान के बॉर्डर के जो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य बॉर्डर का भी कार्य करती है, मतलब एक समानांतर बॉर्डर भी बनाती है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो झेलम नदी है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या करती है? बॉर्डर का भी काम करती है। इंडिया और पाक के बीच में बॉर्डर का भी काम करती है आपकी झेलम नदी। याद रहेगा, ध्यान रहेगा। अगले क्वेश्चन पे जाएं। आज का सेशन छोटा है लेकिन है आनंददायक, इसलिए कि भाई कम समय में चीजें मिल जाए, और क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, कहां पाई जाती है? अच्छा, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम कोई बता देगा? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम, रेलवे के पेपर में कई बार बुंदेलखंड का प्राचीन नाम पूछा हुआ है, जरा बताइएगा बुंदेलखंड का प्राचीन नाम भी, ठीक है। तो सर, अगर लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहां पाई जाती है दोस्त, तो सी ऑप्शन, बुंदेलखंड में। अब बुंदेलखंड का प्राचीन नाम बता दो भाई, रेलवे के पेपर में कई बार पूछा गया है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम। मैं बताता हूं बुंदेलखंड का प्राचीन नाम, यहां पे लिख दे रहा हूं, जेजा भुक्ति, ठीक है ना, जेजा भुक्ति। एक इसका खूब पूछता है, और एक बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजा भुक्ति। एक दोस्त असम का खूब पूछता है, मैंने देखा है प्राचीन नामों में अक्सर, और एक उज्जैन का प्राचीन नाम। ये 2-3 ऐसे हैं जो मैंने, उज्जैन ऐसे पूछ देगा, अवंती पुराने समय में किसे कहते थे? उज्जैन को। असम को हम लोग कामरूपपुर भी कहते थे, कामरूपपुर, ठीक है। असम को हम लोग प्रयाग ज्योतिषपुर भी कहते थे, क्या कहते थे? प्रयाग ज्योतिषपुर, ठीक है ना, प्रयाग ज्योतिषपुर, समझ लीजिए, ये मैंने प्रयाग ज्योतिषपुर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है आज के क्वेश्चन। और हाँ मेरे भाई, इन क्वेश्चंस के अलावा आपको क्या करना है कि एसएससी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच आया हुआ है, जो मेरे कोड के थ्रू आपको छूट पे मिल रहा है, तो प्लीज इसे ज्वाइन करिए। और जिन लोगों को एसएससी का टेस्ट सीरीज लेना है, वो दोस्त आईबी का, और जिनको एसएससी का लेना है वो एसएससी का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्त, हमारे साथ इस तरह जुड़े रहिए। आज ये मैंने छोटा सा शो इसलिए किया ताकि आपके शो के बीच में कोई गैप ना आए, आपके पढ़ाई में रेगुलरिटी में कोई कमी ना आए, ठीक है ना। तो क्षमा कीजिएगा आज के छोटे शो के लिए, लेकिन आपके आशुतोष सर आपके साथ हमेशा 1 घंटे का कंप्लीट शो लेके आते रहेंगे, लेकिन बस रेगुलरिटी ना टूटे इसलिए भी आज मैंने ये आके किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।